Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the general characteristic of D block elements. D block elements की फर्स्ट सीरीज़ स्कैंडियम से जिंक तक जो एलिमेंट्स हैं उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से ये वीडियो है। उनमें तकरीबन 11 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इंक्लूडेड हैं, जो डिफरेंट वीडियोस में मैं अपलोड कर रहा हूँ। आज आप सीखेंगे नंबर 1 द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, के एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं एनर्जी लेवल्स, सब एनर्जी लेवल्स और ऑर्बिटल्स में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो सीरीज़ जो है 1s से लेकर 7p तक जो है 7 पीरियड्स में मौजूद है। तो अब इस सीरीज़ में 10 एलिमेंट्स इंक्लूड हैं, क्योंकि डी सब शेल में 10 ऑर्बिटल हैं, उसके अंदर जो है 5 ऑर्बिटल्स हैं, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो डी ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स होते हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरम मींस के आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। तो ये 10 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक। तो अब उनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब जो ये उनके ऊपर जो पावर लिखी हुई है s2 या p6, ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं। s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी होती है, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स और d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स की। तो जितना नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉन भी उतने ही उसके अंदर मौजूद होंगे। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे 2 + 2 4, 4 + 6 10, ये +2 करेंगे 12, 12 + 6 करेंगे 18, और ये 2 20 और ये 1 21। तो इसमें आपने देखा कि ये इसका जो शेल है वो आखिरी शेल 4s2 3d1 है। जो नंबर ऑफ़ ग्रुप होता है वो वैलेंस शेल से ही मालूम होता है, उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसी ग्रुप का कहलाता है। तो इसके अंदर 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 3 ग्रुप हो गया। और जबकि जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बी ग्रुप में आते हैं, तो इसलिए हम लिखेंगे 3b। तो ये 3b ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरह से टाइटेनियम में भी पूरी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही आएगी, तो मैंने वो पूरी नहीं लिखी है, मगर आखिरी शेल 4s2 3d2 यहाँ तक हो गए 18, ये 20 और +2 22, तो इसका एटॉमिक नंबर 22। इसी तरह से ये 2 + 3 5 हो गए, तो ये 23 होंगे यहाँ पे, यहाँ तक 18 हो गए, यहाँ तक 20 और ये 23। तो इसका 23 एटॉमिक नंबर है, तो D3 सिस्टम। अब फिर क्रोमियम है, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, तो उसमें सब में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर रहे हैं। अब क्रोमियम का थोड़ा डिफरेंस है कि 4s2, अब D3 के बाद D4 होना चाहिए, मगर 4s1 और 3d5 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद 4s2 3d5, 4s2 3d6, 4s2 3d7, 3d8, फिर 3d9 नहीं है, फिर 3d10 और 3d10। यहाँ पे 4s1 होगा और यहाँ पे 4s2 होगा। तो इस तरह से ये इनकी अरेंजमेंट है। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4b ग्रुप, ये 5b ग्रुप, 6b और 7b। अब ये 3 ग्रुप्स को 8 ग्रुप में रखा गया है। आयरन, कोबाल्ट और निकेल, ये तीनों ग्रुप 8 ग्रुप में कहलाते हैं। उसके बाद इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये 1b, इसके अंदर 12 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये 2b। तो इस तरह से 8b ग्रुप्स हैं टोटल डी ब्लॉक में। तो अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल हो रहे हैं, 18 तक ये हो गए, ये 20, ये 21, 22, 23, ये 24 होगा, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है 4s का इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है। ये 25 होगा, 26, 7, 8, ये 9 था, मगर इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो 10 हो गया, और ये 30। नोट में 3d4 3d9 जो है वो नहीं होते, जैसा कि आप देखेंगे इसका 3d3 के बाद 3d4 होना चाहिए, मगर नहीं है, और 3d8 के बाद 3d9 नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीज़न ये होता है कि एक्चुअली d4 और s2 अगर लिखेंगे तो d में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं,
जबकि जो स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट है वो डिपेंड करती है कि वो ऑर्बिटल्स कितने फिल्ड हैं, हाफ फिल्ड हैं, फुली फिल्ड हैं या पार्शियली फिल्ड हैं। फुली फिल्ड जो ऑर्बिटल होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद हाफ फिल्ड और उसके बाद पार्शियली। पार्शियली का मकसद है कि उसके पास 5 ऑर्बिटल हैं, 5 में से कोई 4 भरे हुए हों तो वो पार्शियल, 3 भरे हों फिर भी पार्शियल, 2 भरे हों फिर भी पार्शियल। अगर पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम कहेंगे हाफ फिल्ड। अगर पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो हाफ फिल्ड, और पाँचों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो फुली फिल्ड हो जाएगा। तो इसी तरह से जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो क्या होगा कि एस का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो डी के 5 ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये हाफ फिल्ड हो गया। एस में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसका एक मौजूद है तो ये पूरा का पूरा हाफ फिल्ड हो गया। तो इसी वजह से क्या होता है कि एस का एक इलेक्ट्रॉन डी की तरफ चला जाता है और इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप भी थोड़ा होता है इसी वजह से। जबकि आप आएंगे D8 के बाद D9 आएगा तो D9 में क्या होता है कि एस का इलेक्ट्रॉन D9 में चला जाता है तो D10 हो जाएगा और S 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हाफ फील्ड और ये हो गया फुली फील्ड। तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी बेनिस्बत D9 और S2 के। तो इस वजह से क्या होता है कि S का इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है। तो इन दो में थोड़ी चेंजिंग आ रही है, क्रोमियम और कॉपर में जो है D9 के बजाय D10 है और D4 के बजाय D5 है। तो यही चीज़ें मैंने वर्डिंग में लिखी हैं कि इन क्रोमियम एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम 4s to 3d to gain additional stability as half filled and fully filled orbitals are more stable. There is a little energy difference between 4s and 3d, hence it is moved। कि इन दोनों के दरमियान एनर्जी गैप भी कम होता है, इसी वजह से वो इजीली मूव कर सकता है। किस तरह से, मैं मज़ीद इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये हो गया एस का ऑर्बिटल और ये पी के डी के ऑर्बिटल। तो डी के पास 5 ऑर्बिटल्स हैं और एस के पास एक ही ऑर्बिटल है। हर ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब पहले हम कॉपर पे क्रोमियम पे डिस्कस करते हैं। अब क्रोमियम पे होना ये चाहिए कि S2 और D4 होना चाहिए ना, क्योंकि 24 है, S में 2 और D3 के बाद D4 आएगा। तो क्या होगा D4 में अगर हम देखें 4D4 हो गया और ये पेयर्ड हो गया, तो ये तो S का तो फुली फिल्ड हो गया, मोर स्टेबल है, मगर ये पार्शली फिल्ड है, ये स्टेबल नहीं है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है कि अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये क्या होगा, हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड जो है वो पार्शियल फील्ड से ज़्यादा स्टेबल है, इसीलिए ही क्रोमियम का S का एक इलेक्ट्रॉन D में चला जाता है और वो जो सिस्टम हो जाता है वो S1 और D5 सिस्टम हो जाता है। इसी तरह से अब बात करेंगे कॉपर की। S2 और D9 होना चाहिए, S2 और D9 होना चाहिए। तो S में 2 इलेक्ट्रॉन, D में 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 6, ये 8 और 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे कि ये फुली फील्ड, ये पार्शली फील्ड। पार्शल का मकसद है कि या फुली फील्ड भी ना हो और एग्जैक्टली हाफ फील्ड भी ना हो, मीन्स कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो, तो उसे हम कहेंगे पार्शली फील्ड। तो ये सिस्टम इतना स्टेबल नहीं है, तो क्या होगा, एस का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा फुली फील्ड और ये हो जाएगा हाफ फील्ड। तो अब ये भी ज़्यादा स्टेबल है और ये तो और भी ज़्यादा स्टेबल है। तो इस वजह से क्या होगा कि कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो 4s1 और 3d10 हो जाएगी। तो इसीलिए नोट में मैंने लिखा कि 3d4 3d9 इसलिए नहीं होते, या 4d4 और 4d9 5d4 और 5d9 नहीं होते, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है तो इसमें इस तरह से क्यों नहीं हो रहा। उसका रीज़न ये है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर जंप भी कर दे तो S1 D4 हो जाएगा। तो D4 फिर भी पार्शली फिल्ड है, हाफ फिल्ड नहीं है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इसीलिए इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा। सिर्फ इसी कंडीशन में जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करने से हाफ फील्ड या फुली फिल्ड हो जाए तो वहीं पे ही होगा। तो इसी वजह से क्रोमियम को मैंने 2 लाइंस दे दी, कॉपर को भी दे दी कि इनमें थोड़ी चेंजिंग आती है और चेंजिंग का काज भी मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं
नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो ग्रुप 3b और ग्रुप 2b जो एलिमेंट्स हैं इनको नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बाकी सब जो ग्रुप्स हैं उनको टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि ग्रुप 3b और जो 2b है वो कम्प्लीटली ट्रांजिशन एलिमेंट्स की तरह बिहेव नहीं करते, उनकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिखा है कि उनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और जैसे इसमें जिंक है, कैडमियम है, मरकरी तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, बाकी तो सॉलिड है, मरकरी लिक्विड फॉर्म में है, तो उसके जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस हैं वो बहुत वीक हैं। तो इसी वजह से क्या है, उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, और इसी वजह से ये जो हैं एलिमेंट्स या स्कैंडियम वाले जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हैं। अब क्वेश्चन ये है कि उनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों है, क्योंकि आप देखें ये D10 सिस्टम है। अब एक्चुअली जो जितना ज़्यादा एलिमेंट हार्ड है उसका रीज़न ये है, जितने उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, मीन्स सिंगल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उतनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, उतने ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे d ऑर्बिटल्स के अंदर। तो जैसे आप देखें इसके अंदर 2 हैं, इसके अंदर 3 हैं, इसके अंदर 5 हैं, तो ये ज़्यादा हार्ड होंगे एज़ कम्पेयर टू जिंक या उसके साथ कैडमियम या मरकरी। तो इसी वजह से इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी लो होती हैं। और ये D10 है, जैसा कि डी ब्लॉक की डेफिनेशन मैंने बताई कि वो उनके पास पार्शली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ये तो फुली फिल्ड है, पार्शली फिल्ड नहीं है। तो इसी वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं एक्चुअली डी ब्लॉक से थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ ये चेंज है कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक ही होगा, +2, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इसका +3। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं, जैसे टाइटेनियम है, वेनेडियम +3 +4 होता है, क्रोमियम +2 से लेकर +6 तक होता है, मैंगनीज में +7 तक चला जाता है। तो एक्चुअली बात यह है कि इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स है, सिर्फ इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो सकते हैं, इनके तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं। तो ये +3 आयन बनाएगा और जिंक +2 आयन बनाएगा। तीसरी जो प्रॉपर्टी चेंज होती है तो कलर्ड, जो जिंक के कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कलरलेस होते हैं, बाकी जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं। तो उनका रीज़न भी मैं इंशाल्लाह इस प्रॉपर्टीज़ में ही कलर वाले टॉपिक में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नाउ दी थर्ड वन पॉइंट इसके हवाले से लिखेंगे आयन फार्मेशन। अब आयन फार्मेशन में ये है कि ये याद रखिएगा कि जब इलेक्ट्रॉन लॉस होंगे तो पहले S से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, D से नहीं जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल वेनेडियम +3 है तो उसका मकसद ये नहीं कि D के 3 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए बाकी उसके पास 4s2 बचा, ऐसा नहीं। क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन S से पहले खारिज हो जाएंगे, जब S खाली हो जाएगा उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन D का जाएगा, तो वेनेडियम +3 आयन जो होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन होगी वो D2 सिस्टम हो जाएगा। तो वो मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज फ्राम 4s ऑर्बिटल फर्स्ट देन फ्राम D ऑर्बिटल्स। वेनेडियम +3 जो है वो D2 होगा, S2 नहीं होगा, क्योंकि पहले S से इलेक्ट्रॉन 2 चले गए और 1 इलेक्ट्रॉन D का जाएगा। इसी तरह से टाइटेनियम +3 है, टाइटेनियम के पास 2 S से इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 D से जाएगा, बाकी D1 सिस्टम। तो मैंने ये D1। कॉपर +1 का मकसद, तो कॉपर में जो है पहले S का 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, बाकी उसके पास D10 सिस्टम बच जाएगा। तो इस तरह से ये आपने इस वीडियो में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से समझा और देखा। नेक्स्ट वीडियोस में इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, नियर अबाउट 11 जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो डिफरेंट वीडियोस में मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, उनको आप मज़ीद देखें। अल्लाह हाफ़िज़।